हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं आपकी फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे और ये चैप्टर लिखा गया है अनीश जंग के द्वारा। एंड इससे पहले कि चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ स्टूडेंट्स, बता दूं कि इस चैप्टर में टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज और दूसरा है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये दो बच्चों की स्टोरीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपको मैसेज भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि अच्छी पकड़ आपकी इस चैप्टर में बन सके। और इससे पहले कि चैप्टर के मेन स्टोरी पे हम लोग आए, थोड़ा सा ये ब्रीफिंग कर लेते हैं हम लोग ऑथर के बारे में। सो ऑथर जो कि है यहाँ पे अनीश जंग, और अनीश जंग के बारे में हमें बताया गया है कि शी वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। और हैदराबाद में उनकी नर्चरिंग हुई, चाइल्डहुड और एडोलसेंस उनका वहीं पे बीता। She received her education in Hyderabad and in the United States of America and हैदराबाद में उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई। और उनके जो दोनों पेरेंट्स थे यानी कि मदर एंड फादर बोथ वर राइटर। और आगे ये बताते हैं कि अनीश जंग ने एज अ राइटर अपने करियर को इंडिया में स्टार्ट किया था। एंड उन्होंने कई सारे बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए इंडिया में और अब्रॉड कई सारी कंट्रीज में एज अ कॉलमनिस्ट एंड एडिटर वर्क भी किया हुआ है और कई सारी बुक्स को उन्होंने लिखा हुआ है। अगर बात करें इस स्टोरी की, तो ये स्टोरी एक्चुअली उनकी एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी का एक एक्सर्ट है, उसी का एक अंश है। अब इसमें वो ये बात करती हैं कि किस प्रकार से पॉवर्टी जो ग्राइंड कर रही है डे बाय डे, यानी एक ट्रेडिशन, एक कल्चर बन जा रहा है स्पेशली बच्चों के लिए, जिसकी वजह से उनका शोषण हो रहा है, उनके बचपन को स्पॉयल किया जा रहा है और उनसे वो सारे इलीगल वर्क कराए जाते हैं जो वास्तव में लीगली उनसे नहीं कराया जाना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे पहले पार्ट के बारे में, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो एक्चुअली इसमें एक बच्चा है साहिब आलम, और अनीश जंग ने साहिब आलम को देखा, उसके सिस्टम को डेली देखा, तो उससे एक क्वेश्चन पूछती है। वो एक रैग पिकर है, आपने भी अपने मोहल्ले में आसपास नियर बाई देखा होगा, कई छोटे छोटे बच्चे आपको सुबह कचड़े बिनते हुए यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं। वैसे ही अनीश जंग की मुलाकात होती साहिब से जो कि एक रैग पिकर था। अब अनीश जंग उससे क्वेश्चन पूछती हैं, व्हाई डू यू डू दिस, आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage। whom मतलब जिसको एनकाउंटर में देखा करती थी, एवरी मॉर्निंग हर सुबह स्क्राउंजिंग तलाश करते हुए, फॉर गोल्ड गोल्ड की, इन द गार्बेज गार्बेज में, डंप ऑफ माई नेबरहुड जो कि मेरे पास में जो नेबरहुड पड़ोस में जो कचरे का ढेर होता था वहां पे वो स्काउंज करता रहता था, ढूंढता रहता था, तलाश करता रहता था, गार्बेज में गोल्ड की तलाश करता रहता था। और यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड का मतलब वास्तव में सोने से नहीं, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है गार्बेज उस कचरे से है जिसको वो मार्केट में सेल करके कुछ पैसे इनकम कर लेता है। उनके लिए वो गार्बेज ही गोल्ड की तरीके है, इसलिए यहाँ पे गोल्ड यूज किया गया है। जो गोल्ड की इंपॉर्टेंस किसी रिच फैमिली के लिए होती है, वही इंपॉर्टेंस उस कचड़े की साहिब के लिए, यानी कि कचरा उस बच्चे के लिए किसी गोल्ड से कम नहीं था। इसीलिए राइटर ने यहाँ पे गोल्ड शब्द का यूज किया है उस शब्द की इंपॉर्टेंस को और बढ़ाने के लिए। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। अनीश जंग बताती है कि साहिब का जो मेन आवास था, जो नेटिव प्लेस था, वो बहुत पहले ही छूट गया था। यानी कि जहां पे वो फिलहाल रह रहा है, जिस लोकेशन की अनीश जंग बात कर रही है, जहां पे अनीश जंग की उससे मुलाकात होती है, वो उसका नेटिव प्लेस नहीं था। सेट एमडेज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और उसका घर कहाँ पे था, ढाका के ग्रीन जो हरे भरे मैदान थे उन्हीं के बीच में कहीं उसका घर था। एंड हिज होम इज नॉट इवन द डिस्टेंट मेमोरी, और उसकी जो घर है वो बहुत दूर की मेमोरी नहीं है, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही किसी वजह से उसे अपने घर को छोड़ करके यहाँ पे आना पड़ा, बहुत दूर कभी ये घटना नहीं है। अब आगे क्या अनीश जंग बताती है कि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। यहाँ पे साहिब का कहना यह है कि उसकी माँ बताती है कि एक बार बहुत ज्यादा स्टॉर्म आया हुआ था जो उसके घर को अपने साथ बहा ले गया, उसके खेतों को अपने साथ बहा ले गया, जिसकी वजह से उन लोगों को अपने उस एरिया ढाका को छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और इसीलिए आज वो बड़े शहर में आए हैं और किसकी तलाश कर रहे हैं, गोल्ड की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे गोल्ड वास्तव में कचड़े हैं, वो कचरा जिनको बेच करके अपने जीवन यापन को सर्वाइव करते, अपने लेवलीहुड को चलाते हैं। वेयर ही नाविज, जहां पे अब वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू,
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था व्हाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हैं, तो यहीं पे अब ये आंसर आया था नथिंग एल्स टू डू, हमारे पास कुछ करने को नहीं है। ही मटर्स, वो मन ही मन में धीरे से गुनगुनाता हुआ बोलता है कि हमारे पास कुछ भी करने को नहीं, लुकिंग अब इधर उधर देखते हुए वो ये आंसर देता है। अब अनीश जंग कहती गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, मैंने ग्लीबली मतलब कि नॉर्मली मैंने उससे बोला कि तुमको तो स्कूल जाना चाहिए, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में या फिर बातों को बहुत सीरियसली ना कहते हुए। बट जैसे ही मैंने ये बात कही, अनीश जंग कहती हैं कि रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ फॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो ये एडवाइस मैंने उस बच्चे को दिया था वाकई ये बहुत खोखला सा एडवाइस था, ये मुझे तुरंत ही रियलाइज हो गया। कौन सा एडवाइस उसने बच्चे को दिया कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, बट तुरंत उसे रियलाइज हो जाता है कि मैंने जो क्वेश्चन उससे किया बहुत ही खाली सा था, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं था क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल अगेंस्ट थी। अब आंसर क्या आता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो बच्चा साहेब बोलता है कि हमारे नेबरहुड में पास में कोई भी स्कूल नहीं है, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। When they build, दे का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात चल रही है, जब गवर्नमेंट बनाएगी I'll go, मैं बिल्कुल स्कूल जाऊंगा। अब यहाँ पे अनीश जंग बोलती है कि इफ आई स्टार्ट स्कूल, अगर मैं स्टार्ट करूं स्कूल, विल यू कम, तब क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए उससे ये बात कही थी। यस, हाँ, साहब ने बोला बिल्कुल हाँ। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो काफी अच्छे से स्माइल करते बोलता है हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा। एंड अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो दौड़ते हुए वो बच्चा मेरे पास आता है और पूछता है इज योर स्कूल रेडी, यानी कि वो बात उस बच्चे के दिमाग में थी कि क्या तुम्हारा स्कूल खुल गया है। अब मैंने इस पे आंसर दिया, यानी कि अनीश जंग कहती कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, क्या स्कूल को बनाने में समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एंड एम्बैरेस्ड, लेकिन जब मैं ये उत्तर दे रही थी तब मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि मैंने उस बच्चे से एक ऐसा वादा कर दिया दैट वाज नो मीन, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन वो कहती कि जो वादा मैंने उससे किया, इस प्रकार के ना जाने कितने वादे उसके उस कमजोर संसार में, उसके धुंधले संसार में भरे हुए हैं, यानी कि ना जाने कितने लोगों ने ऐसे कई सारे फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे उनसे किए होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, जब लगभग महीने गुजर गए उसको जानने के बाद, यानी कि अब काफी कुछ मैं जान चुकी, तनीश जंग बताती हैं उस बच्चे के बारे में। आई आस्क हिम नेम, मैं उससे नाम पूछता हूँ। बच्चा बोलता है कि मेरा नाम है साहिब आलम, मेरा नाम साहिब आलम है। ही अनाउंसेस, वो बोलता है। अब अनीश जंग इस पे सोचती है कि ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है व्हाट इट मीन्स, कि उसके नाम का आखिरकार मतलब क्या है। क्योंकि अनीश जंग कहती है कि इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो अपने नाम का मतलब जान गया कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का भगवान, ही वुड नॉट हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वो बिल्कुल भी इस पे विश्वास नहीं कर पाएगा कि उसके नाम का इतना बड़ा मतलब है, क्योंकि जिसका जो नाम था उसके अगेंस्ट सिचुएशन कंप्लीटली नेगेटिव थी। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसे वो अनभिज्ञ था कि उसके नाम का आखिरकार मतलब क्या है। कि रोम्स, वो भटकता रहता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट, और ये जो आर्मी थी, जो बच्चों का झुंड था, कैसे बच्चों का झुंड था, बेयर फुट, जो कि नंगे पांव घुमा करते थे, ऐसे बच्चों का झुंड था। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो हमेशा मॉर्निंग बर्ड्स की तरीके दिखाई देते हैं, जैसे बर्ड्स, पक्षी सुबह सुबह बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे चहचहाते हुए, यहाँ वहां इधर उधर घूमते हुए, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है वो पक्षी गायब हो जाते हैं, अपने घोंसले में चले जाते हैं। उसी प्रकार ये बच्चे जो रैग पिकर्स हैं, ये भी सुबह सुबह बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे और दोपहर होते होते ही बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इसलिए अनीश जंग कहते हैं ये वो झुंड था जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरीके दिखाई देते हैं एंड डिसअपियर, फिर गायब हो जाते हैं एट दोपहर आते आते। ओवर द मंथ्स, यानी जब कुछ महीने गुजर गए, यानी कि जब कुछ महीने तक मैंने इनको रिकॉग्नाइज किया, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी काफी टाइम तक अनीश जंग ने उन बच्चों को फॉलो किया और अब वो बताती हैं कि कुछ महीनों बाद अब मैं उनमें से हर एक बच्चों को मैं पहचानने लग गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन अनीश जंग ने फिर से एक बार पूछा, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि बच्चों आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, आप लोग स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने उन्हीं में से किसी एक से पूछा। उसमें से उस बच्चे ने उत्तर दिया कि माई मदर डेंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम सेल्फ, मैं इसलिए नहीं पहनता हूं कि क्योंकि मेरी माँ अलमीरा से निकाल करके चप्पल हमको नीचे देती ही नहीं है। ही आंसर सिंपली,
उसने बस यही उत्तर दिया था साधारण तौर पे, बट इवन इफ शी डिड विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तभी उनमें से एक बच्चा जो कि जूते पहना हुआ था, जो कि मैच नहीं कर रहा था, यानी कि अलग अलग पैर में अलग अलग साइज के उसने जूते पहना हुआ था, वो कहता कि अगर इसकी माँ चप्पलों को उतार भी दे, यानी कि इस बच्चे को दे भी देगी, तब भी ये उन चप्पलों को फेंक देगा। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में वो बच्चे नंगे पांव चलने के लिए हैबिचुअल हो चुके थे, आदि हो चुके थे। नाउ व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब फिर मैंने इस पे कमेंट किया, he shuffles his feet, वो अपने पैरों को आगे पीछे करने लग गया, and says nothing, और फिर कुछ नहीं कहता है। I want shoes, मुझे तो जूते चाहिए, says third boy, वहीं एक तीसरा बच्चा था, वो कहता है मुझे तो जूते चाहिए। Boys who has never owned a pair of all his life, कहता है कि मुझे तो कभी अपनी लाइफ में आज तक जूते भी नहीं मिले हैं, और मेरा ड्रीम है कि मुझे जूते मिल जाए। Now traveling across the country, I have seen children walking barefoot। अब यहाँ पे नरेटर कहती है, यानी कि अनीजम कहती है कि जब मैं इस शहर में घूमती फिरती रहती हूँ तो कई सारे बच्चों को मैंने इसी प्रकार बेयर फुट नंगे पांव घूमते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव के रोड्स में। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, वो कहती है कि वास्तव में पैसे की कमी की वजह से नहीं है कि बच्चे नंगे पांव घूमते हैं, बट लेकिन अ ट्रेडिशन, ये कल्चर बन चुका है तो स्टे बेयर फुट की वो नंगे पांव रहे, उनकी ये एक आदत बन चुकी है। इज वन एक्सप्लेनेशन, यही सबसे एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। आई वंडर, मैं कभी कभी सरप्राइज होती हूँ, वो कहती है कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, अगर ये केवल एक एक्सक्यूज है तो एक्सप्लेन करने की कि हमारी तो आदत पड़ चुकी है। द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये जो पॉवर्टी है ये परपेचुअल हो चुकी है, ये निरंतर कंटिन्यू चल रही है। वास्तव में यहाँ पे कारण ये है, आदत बन जाना वो बात अलग है, बट उन चीजों का इस्तेमाल करना वो बात अलग है। तो वही कहती है कि ये तो केवल एक्सक्यूज है, एक बहाना देना है, क्योंकि वो जो गरीबी है वो परपेचुअल है, वो निरंतर है, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी वजह से अब ये आंसर उनका एक कैजुअल, एक एक्सक्यूज बन चुका है, और अब ये उनकी आदत में भी शामिल हो चुका है। अब आगे अनिशन क्या कहते हैं कि आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी। वो अब एक कहानी सुनाती कि उडुपी की मुझे कहानी एक आदमी की याद आती है। once told me, जिसने मुझे एक बार एक कहानी सुनाई थी। As a young boy, जब वो यंग था, he would go to school, वो स्कूल जाया करता था, past an old temple, एक ओल्ड टेम्पल से गुजरते हुए, where his father was priest, जहां पे उसके पिताजी पुजारी का काम करते थे, and he would stop briefly at the temple, और वो लड़का बचपन में उस टेम्पल के पास कुछ क्षण के लिए रुकता था स्कूल जाते समय, and pray for a pair of shoes, और भगवान से प्रार्थना करता था कि काश मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके टाउन में पहुंचा, उसके गांव पहुंचा, यानी उडुपी का वो आदमी जिसने मुझे कहानी सुनाया था। एंड द टेम्पल, उसी टेम्पल के पास पहुंचा जहां पे वो आदमी बचपन में शूज के लिए प्रेयर किया करता था। विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एयर ऑफ डेसोलेशन, वो मंदिर जो कि अब उदासी के घेरे में छिप गया था, यानी कि अब वहां पे वो एनर्जी, वो चार्म, वो ब्यूटी मुझे नहीं दिखाई दी, जैसा कि उस आदमी ने पहले बताया था कि पहले लोग इतना एक्साइटेड, इतने खुशी खुशी रहते थे, बट अब वो पूरा डेसोलेट हो चुका था, वहां पे बिल्कुल वीरानता छाई हुई थी। जब मैं पहुंचा, मैंने क्या देखा वहां पे, इन द बैकयार्ड, पीछे आंगन में, वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, वहां पे एक नए पुजारी रहते हैं। वास्तव में नए पुजारी वही लड़का है जो बचपन में भगवान से प्रे करता था शूज के लिए सीढ़ियों के पास में। अब वो वहां का पुजारी बन चुका था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहां पे रेड और प्लास्टिक कलर की मुझे कुर्सियां दिखी। एंड तभी मैंने क्या देखा, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चा जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में है, वियरिंग सॉक्स, सॉक्स पहना हुआ है, शूज पहना हुआ है, यानी कि ये उस बच्चे की अपीयरेंस बताती है, यानी कि वो बच्चा पहले जो शूज के लिए प्रेयर करता था वो बड़ा हो गया, लेकिन ये जो बच्चा अब नया यंग बच्चा है 30 साल के बाद, ये उसी बच्चे का लड़का है। अब इसके पास क्या है, इसके पास यूनिफॉर्म भी है, जो कि जूते भी पहनता है, सॉक्स भी पहनता है, अराइव्ड पैंटिंग, लेकिन अब वो पैंट करते हुए, हाफते हुए आता है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, जब मैंने लड़के की ओर देखा, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय हैड मेड द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कि मुझे उस बच्चे की याद आई जो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए, और फाइनली आज उस बच्चे को मिल गया है। लेकिन किसके रूप में मिला है, यहाँ पे उसके बच्चे के रूप में मिला, यानी कि उसका जो लड़का था जब वो बड़ा हो गया है, अब उसके बेटे को वो चीजें मिल गई हैं, भगवान ने उसके बेटे को वो चीजें दिया है।
एंड लेट मी नेवर लॉस देम, और भगवान प्लीज मुझसे कभी लॉस ना हो, ये प्रेयर करता है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। एंड यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यंग बॉय जो छोटे छोटे लड़के जैसे कि प्रीस्ट का जो लड़का है, नाउ वोर शूज, भगवान की दया से अब वो लोग जूते पहनते हैं। यानी कि वहां पे समय तो बदल गया, वहां पे जो बच्चे हैं वो तो जूते पहनने लग गए हैं समय की परिवर्तन की वजह से, यानी उनके दिन तो अच्छे हो गए हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे जो रैग पिकर्स हैं अभी भी उनके पास शूज नहीं है। यानी कि समय कितना भी बदल गया हो, लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो अभी भी उसी बदहाल जिंदगी को जी रहे हैं। अब आगे अनीश जंग क्या बताती हैं, माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब जो मेरी ये पहचान थी, एक्वेंटेंस थी उन नंगे पांव वाले जो रैग पिकर्स थे, वो मुझे ले गए सीमापुरी। सीमापुरी वही जगह है जहां पर वो सारे बच्चे रहा करते थे। ये सीमापुरी है कहां पे, ये एक प्लेस है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे है, दिल्ली की बॉर्डर से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल उसी के पास में। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये दिल्ली में देखिए लाइफ बिल्कुल अलग है, वो क्योंकि एक बहुत सेंटर ऑफ पॉइंट है इंडिया का, तो यहाँ पे वहां के लाइफ स्टाइल चीजें बिल्कुल अलग है। बट उसके तुलना में मेटाफोरिकली मतलब कंपैरिजन करने के लिए होता है, लेकिन जो सीमापुरी प्लेस है वो दिल्ली का जो स्टाइल है उससे बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल अगेंस्ट है ना, माइल्स अवे, मीलों दूर है जो लाइफ स्टाइल दिल्ली की है। जो सिस्टम, जो गवर्नमेंट, जो पॉलिसी दिल्ली में चल रही है उन सब की तुलना में जो सीमापुरी में ये जो बच्चे रहते हैं, जो फैमिलीज रहती हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। कैसी लाइफ स्टाइल है, दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अनीश यहाँ पे बताती है कि वास्तव में यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये स्क्वैटर्स हैं जो कहां से आए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 से, यानी कि वो उस अपने देश को छोड़ करके यहाँ आ चुके हैं। एंड साहेब फैमिलीज एमंग देम, और उन्हीं में से एक फैमिली साहेब की भी है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वो बताती है कि जब की ये कहानी है उस समय तो जो सीमापुरी बिल्कुल वाइल्डरनेस था, बिल्कुल वीरान था, वहां पे ज्यादा लाइफ सर्वाइव नहीं करती थी। एंड इट स्टिल इज, और अभी भी वाइल्डरनेस ही है। क्यों, क्योंकि बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी ये खाली नहीं, ये भर चुका है। वाइल्डरनेस क्यों कहा गया, पहले वर्ड में वाइल्डरनेस इसलिए बोला गया बिल्कुल जंगली होना, जंगल ही जंगल होना, वहां पे ह्यूमन बींग्स का बहुत कम रहना। बट अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, अभी भी ये वैसा, ये बस एक ही अंतर आया कि अभी ये खाली नहीं है, क्योंकि यहां पर ये लोग जो स्क्वैटर से आकर के रहने लगे हैं। इट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, ये किसमें रहते हैं, मड के स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, यानी कि इनकी मिट्टी की बनी हुई झोपड़ियां हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन, जिसके ऊपर टिन की या फिर टेरापोलिन यानी कि तिरपाल यानी पन्नी का जो छत है वो डला हुआ है। एंड डिवाइड ऑफ सीवेज, और ना तो यहाँ पे सीवेज की व्यवस्था है, ना तो ड्रेनेज की व्यवस्था है, ना तो रनिंग वाटर की व्यवस्था, यानी कि बहुत ही गंदी बस्ती, बहुत ही गंदा एरिया ये है। लिव्स 10,000 रैग पिकर्स, और ऐसे ही माहौल में यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। और इसका जो सिनेरियो, इसका जो लुक है, इसी को देखकर गणेश जंग ने बोला कि अभी भी ये किसी वाइल्डरनेस से कम नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन भी वाइल्डरनेस को ही एक्सप्रेस करता है। नाउ व्हाट ही सेज नेक्स्ट, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, ये लगभग यहाँ पे 30 साल से ज्यादा से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट, इन्हें परमिट भी नहीं यहाँ पे रहने की, बिना परमिशन के रहते हैं, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन अच्छी बात ये है कि इनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। तो ये भी एक करप्शन का देखिए पार्ट है, करप्शन को इंडिकेट कर रहा है, इनकी पहचान नहीं, इनको परमिशन नहीं, बट इनका वोटर लिस्ट में नाम है। एंड इनेबल देम, जिसकी वजह से इनको परमिशन मिल जाती है टू बाय ग्रेन्स, जिसकी वजह से ये वहां की कोटी में जाकर के जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती है उससे इनको ग्रेन्स काफी सस्ते दामों में मिल जाते हैं, ये फायदा होता है। और उनको भी अपने आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उनका मानना है कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। उनका मानना है कि भोजन आइडेंटिटी की तुलना में सर्वाइवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें भोजन मिल रहा है यही पर्याप्त है। उनका मानना है कि इफ एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त हो रहा हो, इफ वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपनी फैमिली को भोजन करा सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन इचिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द लिए हुए, भूख वाला दर्द, बिना भूख वाला दर्द लिए अगर हम सोने के लिए जाते हैं,
then we would rather live here than in the field that gave us no green. इससे बेहतर हम यहां रहना पसंद करेंगे उस जगह पे रहने की तुलना में जो हमें ग्रीन भी नहीं देता है। यानी कि जब वो ढाका में रहते थे वहां उनकी आइडेंटिटी तो थी, बट उनको वहां पे भोजन नहीं मिलता था। एंड आगे वो कहते सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, एक फटी हुई साड़ी पहनी हुई एक वुमन वहां पे कहती है, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी हरी भरी जो आपकी लैंड थी जहां पे नदियां बहती थी आपने उस जगह क्यों छोड़ा, तब उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया कि हमें पहचान से कहीं ज्यादा हमें जरूरत होती है भोजन की, और अगर दिन के अंत दिन हम अपनी फैमिली को भोजन करा सके और भरपेट सो सके तो बस हमारे लिए उतना ही पर्याप्त है। तब हमें उस जगह में रहने की आवश्यकता नहीं है जहां पे हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ भले हमारी आइडेंटिटी नहीं है बट हमें भोजन मिल रहा है, यही हमारे लिए मेन है। नाउ वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहां पे अपने टेंट लगा लेती हैं, एंड दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम, और वही उनका अस्थिर घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उन्हीं में बच्चे बड़े होते हैं, एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जब वो बड़े होते हैं तो वो सर्वाइवल में वो भी हेल्प करने लग जाते हैं। जैसे कि जो रैक पिकर्स हैं वो रैक पिकिंग करने जाते हैं, जब गार्बेज को बेचते हैं उससे जो इनकम होती है उसकी वजह से सर्वाइवल में वो भी हेल्प कर पाती है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और रैक पिकिंग ही सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब था। यानी कि आपको सर्वाइवल करना, जीवन यापन करना है तो आपको कचड़े उठाना ही पड़े, कचड़े बुनना ही पड़ेगा। थ्रू द इयर्स, सालों तक इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, अब एक बहुत अच्छी आर्ट बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, देखिए ये यहाँ पे मेन लाइन आ गई जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो बार बार गोल्ड आ रहा है वास्तव में वो गोल्ड नहीं है, वो वास्तव में कचड़े की बात कर रहे हैं। वो कचड़ा ही उनके लिए किसी सोने से कम नहीं है, तो वो गार्बेज वास्तव में अब उनके लिए गोल्ड बन चुका है, उनके लिए सोना बन चुका है। इट इज देयर डेली ब्रीड, ये उनका एक सोर्स है उनके जीवन यापन को चलाने के लिए। यही उनका एक रूफ, छत की तरीके है, ओवर देयर हेड, उनके सर पे उन छत की तरीके यही काम करता है, यानी कि ये व्यवसाय। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत चू क्यों नहीं रही, उससे पानी क्यों ना रिस रहा हो, लेकिन ये व्यवसाय उनके घर के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट फॉर चाइल्ड इट इज इवन मोर, ये पेरेंट्स के लिए तो सर्वाइवल का सोर्स था लेकिन बच्चों के लिए कुछ और भी था। क्या था जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब वो बता दें, इट समटाइम्स आई समटाइम्स फाउंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहेब से, साहेब कहता है, हिज आईज लाइटनिंग अप, और जब ये सेंटेंस वो बोल रहा था तो उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। यहाँ पे 10 रुपए या 1 रुपए उसे कचड़े में नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है जब वो कचड़ों को बुनता है, कचड़ों को रीसेल करता है, बेचता है, तब उसके बदले उसे ये पैसे मिल जाते हैं, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको किसी गार्बेज में, कचड़े में कोई सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का मिल जाता है, then you don't stop scrounging, तब आप स्काउंट करना, तलाशना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए कहा जा रहा है जो रीडर्स हैं, मान लीजिए आप रीडर हैं, आपने किया कि आपको किसी कचड़े में चांदी का सिक्का मिल गया, जस्ट इमेजिन, तो आपके अंदर भी एक उम्मीद है कि भाई और कचड़े को हम स्काउंट करते ढूंढते हैं, शायद हमें कुछ और सिक्के मिल जाए। ऐसा ही कुछ होता था उन बच्चों के लिए, जब उन कचड़ों से वो गार्बेज को बिन करके लाते थे, उनको बेचते थे, उसके बदले उनको पैसा मिलता था, तब उनके अंदर एक और चाहत बनती थी क्यों ना और मेहनत किया जाए, क्योंकि इससे हमें और ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे यू किसको रिफर किया गया, यू यहाँ पे रीडर्स को रिफर किया गया है, कॉमन पीपल को रिफर किया गया है। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और किस आशा से आप ढूंढेंगे, क्योंकि आपको उम्मीद होगी शायद मुझे कुछ और मिल जाए, तो यही आशा सारे बच्चों की रैक पिकर्स भी हुआ करती थी। इट सीम्स दैट फॉर आवर चिल्ड्रन, ऐसा लगता था हमारे बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो गार्बेज था बच्चों के लिए उसका मतलब बिल्कुल अलग था उसकी तुलना में जो मतलब उनके पेरेंट्स के लिए था, क्योंकि फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, उन्हें ऐसा लगता था उन बच्चों को कि कचरा वंडर से, सरप्राइज से भरा हुआ है। सरप्राइज का यहाँ मतलब ये कि जितना जितना वो स्काउंज करेंगे कचड़े को, उतनी ज्यादा नई चीजें मिलेंगे, नई प्लास्टिक, नई चीजें जो उसको बेच सकेंगे मार्केट में, कई सारी चीजें। तो इस एक्सपेक्टेशन से वो खोजते हैं कि हमें नई नई चीजें मिलती रहे और उसको हम सेल करके पैसा कमाते रहें।
एंड बट फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए ये क्या था? इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, ये उनकी जिंदगी के जीवन यापन करने का एक माध्यम था। और बच्चों के लिए क्या था? ये एक वंडर्स से, सरप्राइज से भरा हुआ एक ऐसा ढेर था जिसमें कई सारे सरप्राइज अंदर दबे हुए थे। वो सरप्राइज क्या होते थे? सरप्राइज कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं होते थे जो आप लोगों को शायद मिल जाते होंगे। वहां पे जो कचड़े, ऐसे कचड़े जो उनके मतलब के होते थे, जिनको वो बेच सकते थे, वही यहाँ पे उनके लिए वंडर थे। नाउ वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अब अनीशंग बताती कि एक बार मैंने साहब को अपने पड़ोस के ही एक क्लब के चहर दीवारी के पास में खड़े हुए पाया। मैंने क्या देखा? वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, वो देख रहा था दो बच्चे, दो यंग मैन जो कि व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और वो लोग टेनिस खेल रहे थे, यानी कि साहब इन्हीं लोगों को खेलते हुए देख रहा था। अब वो कहता है आई लाइक द गेम, वो बताता है कि मुझे वो गेम पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाता है, यानी कि जब अनीस ने पूछा होगा तब उसने ये आंसर दिया। एंड कंटेंट टू वॉच इन स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो कहते हैं बस मैं अपने आप को संतुष्ट कर रहा हूं उस मैच को उस दीवार के पीछे खड़े होकर के देखने में। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, वो कहता है कि मैं एक दिन अंदर जाऊंगा जब वहां पे आसपास कोई नहीं होगा। एंड ही एडमिट, वो स्वीकार करता है कि द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और अंदर जो झूला लगा हुआ है उस झूले को गेट कीपर मुझे झूलने भी देगा, यूज करने भी देगा, यानी कि उसकी आंखों में भी कई सारे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। अब आगे, साहब टू वेयरिंग टेनिस शूज, साहब ने भी उस दिन टेनिस के जूते पहने हुए थे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि उसके डिस्कलर्ड शर्ट, ऐसा शर्ट जिसकी कलर एकदम फेड अप हो चुका था, उसमें वो बिल्कुल ही क्या लग रहे थे? अजीबो गरीब लग रहे थे शॉर्ट्स, और जो उसने पैंट पहनी थी जिसका रंग बिल्कुल फेड अप हो चुका था। शायद समवन गिव देम टू मी, वो बताता है समवन गिव देम टू मी, किसी ने मुझे इन जूतों को दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करते हुए इन बातों को कहता है, ये जो जूते मैंने पहने हुए हैं इसको मुझे किसी ने दिया है। द फैक्ट, बल्कि वास्तविकता ये थी, दैट दे आर डिस्कार्डेड, मतलब जिसको आप यूज करना छोड़ देते हैं, जिसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, शूज ऑफ सम रिच बॉय, लेकिन वास्तव में अनीश जंग समझ जाती हैं कि वास्तव में किसी रिच अमीर लड़के के ये रिजेक्ट किए हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड, जिसने शायद इसको पहनने से मना कर दिया है। दैम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, कि उन दोनों जूतों में से एक में एक छोटा सा होल हो गया था, इस वजह से उसने पहनने से मना कर दिया, और इसी वजह से उसको अब कौन पहन रहा है? साहब पहन रहा है। बट डज नॉट बोदर हिम, लेकिन ये जो छोटा सा छेद था जूते में, ये साहब को परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसे अच्छा लग रहा था। फॉर वन, किसी के लिए, हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो हमेशा नंगे पांव चला हो, इवन शूज विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए एक फटा हुआ जूता जिसमें एक छेद है, वो भी उसके लिए किसी सपने का सच हो जाना जैसा ही है। बट द गेम इज वॉचिंग, लेकिन वो गेम जो वो देख रहा था सो इंटेंटली, बहुत ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन हाँ वो गेम उसके पहुंच से दूर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब एक दिन अनीश जंग बताती हैं कि एक सुबह मैंने क्या पाया कि साहेब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था जहां पे दूध मिलता है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, एक स्टील का डब्बा था, यानी कि आज उसे कुछ डिफरेंट अनीश जंग को देखने को मिला। रोज उसके पीठ पे एक बोरिया हुआ करता था जिसमें कचरों को बुना करता था और रखा करता था, जिससे उसकी अर्निंग होती थी। लेकिन आज अनीश जंग ने रियलाइज किया कि उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा है, और जब अनीश जंग ने इंक्वायरी किया तब साहब बताता है कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, आगे रोड पे एक दुकान है चाय की, अब मैं वहां पे काम करता हूं। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस में एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है। वो कहता है कि आई एम पेड 800 रुपीज, और मुझे इस काम के लिए 800 रुपए मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे मेरे भोजन भी मुझे साथ में मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, अब अनीश जंग ने अपने आप से पूछा क्या वास्तव में उसे ये काम पसंद आया होगा। आई आस्क, मैंने पूछा है। हिज फेस, मैंने उसका चेहरा देखा। आई सी, मैंने देखा। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसके अंदर जो केयर फ्री लुक पहले था जब वो बोरिया लेकर के कचरा बिनने जाता था, वो केयर फ्री लुक मुझे उसके चेहरे पे नहीं दिखाई दी, क्योंकि अब उसके सिर पे जिम्मेदारी आ चुकी थी। सबसे बड़ी बात, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, वो स्टील का कैनिस्टर बहुत भारी प्रतीत हो रहा था, दैन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की तुलना में
ही वुड कैरी, जिसको वो कैरी करता था, सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको बहुत ही सुकून के साथ अपने कंधे पे टांग करके वो फिरता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो जो बोरी, वो जो होता था, जो बैग वो लेकर के टहलता था, वास्तव में वो बैग उसका खुद का होता था, वो उसका मालिक था, और आराम से केयर फ्री होकर के कचड़े के लिए वो ढूंढने के लिए निकल पड़ता था। लेकिन ये जो कैनिस्टर था, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये जो कैनिस्टर था, जो डब्बा था, ये जो टी शॉप थी उसके मालिक का था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब खुद का मालिक नहीं रह गया। तो इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वो कंट्रास्ट पॉइंट है जो अलग होगा, जो अगला पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, तो इस स्टोरी का सारा आप समझ लीजिए, जिससे कि अगली स्टोरी का मैसेज आपको और क्लियर हो सके। तो यहाँ पे क्या था कि साहेब पहले खुद का मालिक था, कुछ भी हो, छोटा या बड़ा, चाहे जैसा रहा हो, वो खुद का बिजनेस था, उसका खुद का व्यवसाय था कि वो रैक पिकिंग करता था, उसका बोरिया खुद का होता था जिसमें कचरों को बिनता था और बिंदास मस्ती से अपने काम को करता था, वो खुद का मालिक था। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, क्या वो किसी और के अंडर में काम करने लगा, उसकी ओनरशिप समाप्त हो चुकी थी, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा था, अब वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो काम था अब वो करने लग गया था। वहीं अब जरा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट अब यहां से स्टार्ट होगा। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब यहां पे अनीश जंग बताती है एक और लड़के के बारे में जिसका नाम था मुकेश। तो उनकी मुलाकात एक बार मुकेश से भी होती है। तो मुकेश से जब वो बातचीत कर रही होती है तो मुकेश एक्चुअली एक बच्चा था, एक लड़का था, बैंगल मेकिंग की फैमिली, जो लोग बैंगल बनाया करते थे, ये उनका ट्रेडिशन था कई सारी पीढ़ियों में फिरोजाबाद से। अब लेकिन जो मुकेश है, मुकेश अपने घर का जो व्यवसाय था उसको नहीं करना चाहता था बैंगल मेकिंग का, वो कुछ अलग करना चाहता था। वो कहता था आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। जब बातचीत हो रही थी अनीश जंग की और मुकेश की, तब मुकेश ने बोला कि एक्चुअल में मैं कार ड्राइव करना चाहता हूं। अनीश जंग बताती कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट करता है, इस बात पे प्रेशर देता है कि वो खुद का मालिक बनना चाहता है। वहीं साहब ने क्या किया, अपना ओनरशिप छोड़ करके अब वो एक टी स्टॉल के लिए काम कर रहा था। तो यही कंट्रास्ट पॉइंट है, अब वो खुद का मालिक बनना चाहता था। वो कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस्ड, वो इस बात को अनाउंस करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड। अनीश जंग कहती, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ मालूम भी है। कहते कोई बात नहीं, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूंगा कार कैसी चलाई जाती है। ही आंसर, से उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए उसने इस उत्तर को दिया, यानी कि उसके बातों में दम था और उसके अपने प्लान में, ड्रीम में कॉन्फिडेंस था। ही ड्रीम्स, his dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। अब यहाँ पे जो अनीश जंग है वो क्या कहती है, उसका मैंने ड्रीम तो देखा, बस मुझे क्या लगा, his dreams looms like mirage। mirage क्या होता है, मृग तृष्णा होता है। मृग तृष्णा का मतलब होता है, एक कहानी है कि एक हिरन दौड़ता है पानी की प्यास में एक डेजर्ट में, बट उसे पानी नहीं मिलता, वो भागता रहता है, भागता रहता है। कारण क्या होता है कि वास्तव में वहां पे पानी होता ही नहीं है। जो हिरन होता है उसको वास्तव में जो रेत होती है उसकी चमक जब उसकी आंखों में पड़ती है तो उसको लगता है दूर कहीं पानी है, बट वो भागता रहता है, भागता रहता है, बट पानी नहीं मिलता है और अंत में उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे अनीश जंग को भी शुरू में यही लगता है कि जो उसके सिटी फिरोजाबाद का जो हाल है, उसी प्रकार मृग तृष्णा जैसा हाल मुकेश का भी होगा, क्योंकि इतनी पैथेटिक सिचुएशन में वो है कि शायद ही उसकी ये जो ड्रीम फुलफिल हो पाए। तो वही ये कहता है कि उसका जो ड्रीम्स है वो लूम्स भटक रहा है किसी तरीके, एक माइलेज की तरीके। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि उसे ये लगता है कि जो मुकेश है उसका ड्रीम फुलफिल हो पाना बहुत ही मुश्किल है। जो एमडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, जो किससे घिरा हुआ है, जो डस्ट ऑफ स्ट्रीट, जो गलियों का धूल है उससे ढका हुआ है, दैट फिल्स इस टाउन फिरोजाबाद, जो उसके टाउन फिरोजाबाद को हमेशा भरे रहता है। डस्ट, तो डस्ट मतलब यहाँ पे वो करप्शन, वो पॉवर्टी की बात यहाँ पे हो रही है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, वो टाउन जो किसके लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। वो टाउन जो धूल से भरा हुआ है, और यहाँ पे धूल का मतलब पॉवर्टी है, गरीबी से भरा हुआ है। तो इस पॉवर्टी की वजह से शायद ही मुकेश अपना ड्रीम फुलफिल कर पाएगा, ऐसा अनीश जंग को शुरू में लगता है। अब वो फिरोजाबाद के बारे में आगे बता रही है, क्या बताती है, एवरी अदर फैमिलीज इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में
हर एक परिवार एक ही व्यवसाय में लगा हुआ है, बैंगल मेकिंग में। इट इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि ग्लास ब्लोइंग, ग्लास का जो सेंटर इंडस्ट्री है इंडिया का, वो यही एरिया है। वेयर, जहां पर फैमिलीज हैव स्पेंड, जहां परिवारों ने गुजार दी जनरेशंस, कई सारी पीढ़ियां, वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, भट्टी के आसपास काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लासेस को मोड़ने, यानी ग्लास को मोड़ के चूड़ियां जो बनाई जाती हैं, एंड मेकिंग बैंगल्स, और बैंगल्स बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, उस जगह जितने भी वुमन हैं, जितने भी लोग, उन सभी ने किसमें अपने जीवन को स्पेंड किया, फर्नेसेस के चारों, यानी भट्टियों के चारों ओर, वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करने में, मोड़ने में, यानी कि उसको बैंगल्स बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वेल्डिंग। तो इन सब में कई सारी जनरेशंस ने अपना टाइम निकाल दिया। अब आगे मुकेश की बात वो बता रही है कि मुकेश फैमिलीज एमंग देम, और उन्हीं में से एक फैमिली मुकेश की फैमिली है जिसने कई सारी पीढ़ियां इसी काम में स्पेंड किया। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल, और उनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये इलीगल है फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कि उस उम्र के बच्चे, यानी उसके तरीके के बच्चे, जो मुकेश था वो अंडर 18 था, 18 साल के नीचे का बच्चा था, और वहां के लोग अनभिज्ञ थे, उन्हें नहीं पता था कि इस उम्र के बच्चों का ग्लास फर्नेस में काम करना कानूनन अपराध है, क्योंकि ये बाल श्रम में आता है। विद हाई टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। इन डेंगी सेल्स, उस धुंधली सेल्स, यानी कि उन कमरों में काम करना। विदाउट एयर, जहां पे ना तो हवा है ना लाइट है, वहां पे काम करना, उन बच्चों से बाल श्रम करवाना, यह कानूनी अपराध है। ये उन लोगों को नहीं मालूम था। दैट द लॉ, अगर वो जो नियम है, इफ इन्फोर्स्ड, अगर उसका पालन किया जाए, could get him all those 20,000 children out of those hot furnaces, उन अगर ये नियम वहां पे लागू कर दिया जाए तो लगभग जो 20,000 बच्चे उस गर्म भट्टियों में काम करते हैं उनको वहां से निकाला जा सकता है। वेयर, जहां पर दे स्लॉग, वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बिना मन, उनका मन नहीं है, मजबूरी में वो स्लॉगिंग करते हैं। स्लॉगिंग मतलब होता है बिना मन के किसी काम को करना, वो स्लॉगिंग करते हैं। देयर डे लाइट्स आर, उनके जो दिन का समय होता है, जब उनको अपने बचपने को जीना चाहिए दिन में, तब उस समय वो भट्टियों में अपने उस काम में लगे होते हैं जो उनको पसंद नहीं है, मजबूरी में करना होता है। उससे वो 20,000 बच्चे बाहर आ जाएंगे अगर इस बाल श्रम वाले नियम को वहां पे लगा दिया जाए। अब आगे अनिशन क्या बताती हैं, ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और कई बार तो ऐसा भी होता है सॉरी, उनकी आंख की रोशनी भी इसी वजह से चली भी जाती है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, लेकिन खैर मुकेश की आंखें भी ठीक ठाक है, उसी की रोशनी ने, यानी उसी ने हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया, यानी कि अनीशंक बताती है कि वो वॉलंटियर्स हमें ले जाता है गाइड करते हुए अपने होम, यानी जब मेरी बात मुकेश से चल रही थी, बातचीत हुई, इसके बाद वो गाइड करते हुए मुझे अपने घर भी ले गया। और जब मैं घर जा रही थी तो रास्ते में उसने मुझसे क्या कहा, विच ही प्राउडली सेज, और वो बहुत ही प्राउडली कहता है कि इज बीइंग रीबिल्ड, कि मेरा घर जो है फिर से रीबिल्ड हो रहा है, बन रहा है, ये बात बहुत प्राउडली कहता है। वी वॉक डाउन, हम चलते गए। स्टिंकिंग लेन्स, यानी कि वहां की जो लेन्स थी बहुत बदबूदार थी। चोक्ड विद गार्बेज, जो गार्बेज से भरी हुई थी, मतलब कि ये सीन बता रहे कि वहां की बदहाली कितनी थी। एंड पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवेल्स, और कई सारे घर से, हम ऐसे घरों से गुजरे जो अभी भी हेवल्स का मतलब जो झोपड़ी, जो नर्क जैसे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवार काफी कमजोर है। वुबली डोर्स, उनके दरवाजे बहुत कमजोर हैं। नो विंडोज, ना तो उसमें कोई खिड़कियां हैं। और तो और क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, जो मानवीय लोग हैं उनसे, और प्लस एनिमल्स, जानवर, इन दोनों से भरी हुई, यानी उन घरों में इंसान और जानवर दोनों साथ ही साथ को एग्जिस्ट करते हैं इन प्रिमेबल स्टेट, जैसे प्राचीन व्यवस्था होती थी। आज भले ही हम 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो लोग प्रिमेबल स्टेट, यानी कि जो प्राचीन परंपरा थी, अभी भी उसी स्थिति में, उसी बदहाली में है, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब आगे वो क्या एक्सप्लेन करती है, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और इसी प्रकार के एक दरवाजे के पास वो रुका। इसी प्रकार का मतलब क्या, कि वो दरवाजा जिस दरवाजे के पास रुका वो भी बहुत कमजोर था, वुबल था, बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। बैंक्स, उस पर धक्का मारता है। अब वुबल आयरन डोर, जो कि आयरन का, लोहे का बना हुआ दरवाजा था, विद हिज फीट, अपने पैर से धक्का मारता है। एंड पुश इट ओपन, और धक्का मार के उस दरवाजे को खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक,
हम लोग फिर प्रवेश करते, जैसा कि मुकेश ने बताया था, उसका अगर रीबिल्ड हो रहा है, बन रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया कि हाफ बिल्ड, जो आधा बना हुआ था। शैक मतलब होता है कोई ऐसा मॉडल जो बहुत अजीबो गरीब हो, जो बहुत बेढंगे तरीके से बनाया गया हो, जहां पे किसी प्रॉपर इंजीनियरिंग का नक्शे का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो एक बेढंगे से बने हुए छोटे से मकान में हम लोग प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और मैंने क्या पाया कि उस घर के एक हिस्से में क्या था, हैज्ड विद डेड ग्रास, वो डेड ग्रास बिल्कुल रखा हुआ था, यानी कि भरा हुआ था। एक साइड में डेड ग्रास जिसको बोलते हैं घास फूस बोलते हैं, तो एक साइड में घास फूस पड़ा हुआ, यानी कि जो भूसा होता है जानवरों को खिलाया जाता है, वो पड़ा हुआ था। और दूसरे साइड में वो क्या बताती है कि इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल। मैंने क्या देखा, एक बड़ा सा लार्ज वेसल था, बड़ा सा एक बर्तन था जो कि एक चूल्हे पे रखा हुआ था, यानी कि उस पर कुछ पक रहा था। क्या पक रहा था? ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीव, जिसपे कि स्पिनाच की लीव सिजलिंग सिजलिंग मतलब कि उबल रही थी, पक रही थी। ऑन द ग्राउंड, और वहीं ग्राउंड पे मैंने क्या देखा, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एल्युमिनियम के कुछ बड़े बड़े बर्तन थे, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, उसमें कटी हुई कुछ सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन, फिर मैंने पाया कि वहीं पे, यानी कि ये पूरा नजारा बता रही जब वो घर के अंदर घुसी मुकेश के, तो क्या क्या चीजें उन्हें नजर आई। और उन्होंने क्या देखा घर के अंदर की एक फ्रेल, एक कमजोर यंग वुमन मुझे दिखती हुई बताती है, इस कुकिंग जो पका रही थी इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक, उसकी ऑल्थ्रो उसकी जो आंखें थी भले किससे भरी हुई थी, धुएं से भरी हुई थी, बट शी स्माइल्स, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, फिर मुझे पता चलता है कि वो जो वास्तव में औरत थी वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी, यानी कि वो बहुत बड़ी नहीं थी उम्र में। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, और इतनी कम उम्र में ही उसे बहू का एक रिस्पेक्ट मिलने लग गया था, क्योंकि घर के लोग उसे बहू कह के बुलाते थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। इतनी कम उम्र में ही वो डॉटर इन लॉ बन चुकी थी। एंड ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, जो पहले से ही 3 आदमियों का इंचार्ज था वो घर। हर हस्बैंड, उनका पति मुकेश एंड देयर फादर, उनके ससुर जी यानी कि फादर इन लॉ। अब आगे वो क्या बताती है, When the older man enters, जब ओल्डर मैन यानी कि मुकेश की फादर जब एंटर करते घर में आते हैं, शी यानी कि मुकेश के बड़ी भाई की पत्नी, शी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल का मतलब घूंघट होता है, क्लोजर टू हर फेस, और वो घूंघट ढक लेती है, यानी कि अपने चेहरे को पल्लू से घूंघट से ढक लेती है। क्यों ढकती है वो बताती है, एज अ कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ये वहां का रीति रिवाज है। डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स, जो मेल एल्डर्स, घर के जो मेल बड़े होते हैं, जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं, उनके सामने घर के जो बहुएं होती हैं, वे अपने घर चेहरे को, फेस को ढक करके रखती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और अब वो बताती हैं मुकेश के फादर के बारे में कि जो वो ओल्डर पर्सन है वो वास्तव में एक इम्प्रोवाइज यानी कि गरीब एक बैंगल मेकर है। उन्होंने भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया था, वो भी गरीब ही रह गया था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, लगभग बहुत लंबे समय तक उन्होंने हार्ड वर्क किया। पहले एज अ टेलर उन्होंने वर्क किया, बाद में एज अ बैंगल मेकर भी उन्होंने वर्क किया, इसके बाद भी वो गरीब रह गए। एंड ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट हाउस, और यहां तक कि वो इतना भी पैसा नहीं कमा पाए कि वो अपने घर को रेनोवेट करा सके, फिर से थोड़ा सा ठीक ठाक करा पाए। यहां तक सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी भेजने में असमर्थ हो पाए, इतना पैसा नहीं कमा पाए कि उनको स्कूल भेज सके। और ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, बस वो अपनी लाइफ में यही कर पाए कि जो कुछ भी उन्हें आता था बस वही अपने बच्चों को सिखा पाए। कौन सी आर्ट? द आर्ट ऑफ मेकिंग ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स बनाने की कला बस वो अपने बच्चों को सिखा पाती। अब यहां पे एक और स्टेटमेंट आता है, इट इज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। वहीं पे मुकेश की ग्रैंड मदर सनीशजन कहती हैं, जब मेरी उनसे बातचीत होना शुरू हुई तो वो कहती है, अरे ये तो क्या है हमारा, ये हमारे कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है, यही हमारा डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, यही हमारा भाग्य है। Who has was her own husband go blind, वो कहती है मैंने खुद अपने पति को ब्लाइंड अंधे होते हुए देखा है, with the dust from polishing the glass of bangles, और किसकी वजह से वो अंधे हुए? कि जो बैंगल ग्लास थे उन पे पॉलिशिंग करने की वजह से उनकी आंख की रोशनी चली गई। और वो कहती कि
कैन अ गॉड गिवन लीनेज, कि भगवान क्या जो लीनेज जो वंशावली सिस्टम चली आ रही है एवर बी ब्रोकन, क्या ये सिस्टम कभी टूटेगा? यानी जो हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि हमें केवल बैंगल मेकिंग ही करनी है, कि इसके आगे भी हम कुछ बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, भगवान इस लीनियर सिस्टम को कभी ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे? शी इंप्लाइज, यानी वो इस बात को कहती है, वो कहती है कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स के कास्ट में जन्म लेने का मतलब ये था कि दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, कि उन्होंने कुछ और नहीं देखा, केवल बैंगल्स देखा है। कहां कहां? इन द हाउसेस, घरों में, इन द यार्ड्स, आंगन में, इन द एवरी अदर हाउसेस, हर घरों में उस एरिया के, एंड एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे घर के आंगनों में, एवरी स्ट्रीट, हर एक गली में, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की, यानी जहां भी आप जाएंगे आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी, बैंगल्स बैंगल्स बैंगल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं ज्यादा और बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज इस वीडियो में मुझे कंप्लीट चैप्टर को फिनिश करना है, जिससे ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपकी चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाए। लेट्स कंटिन्यू, बट यस डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट भी आप जरूर ड्रॉप करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यहाँ पे आप क्या स्पाइरल बैंगल, जो बैंगल्स की स्पाइरल्स होते हैं ना, वो उन्हें कुंडली बना करके रखा जाता है, तो हर तरफ क्या थे? स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स की कुंडली पड़ी हुई होती थी। अब यहाँ बता रहे किस प्रकार की बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, हर एक कलर के बैंगल्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के 7 कलर से जितने भी कलर बन सकते थे, हर एक कलर के बैंगल्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। लाई इन द माउंट्स, माउंट्स का मतलब ढेर के रूप में, माउंट्स के रूप में, ढेर के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। इन अनकेप्ट यार्ड, अनकेप्ट मतलब जो गंदा, वहां जो आंगन है, जो गंदा हुआ मैला जो आंगन पर है, वहां पे ढेर के रूप में आपको चूड़ियां ऐसे देखने को मिल जाएंगी। आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, आंगन में देखने को मिल जाएगी। और कहां से ढेर देखने को मिलेंगे? जो पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 व्हीलर आगे जो रिक्शा ट्रॉली टाइप में होता है उसमें आपको मिल जाएंगे। पोस्ट बाय यंग मैन, जो एक यंग मैन उसे धक्का देता है। अलॉन्ग द नैरो लेन्स, यानी कि एक ठेलिया जिसको बेसिकली हिंदी भाषा में बोलते हैं, उसमें भी आपको ये बैंगल्स देखने को मिल जाएगी, जो एक आदमी से धक्का देकर के वहां की जो पतली पतली गलियां हैं, शैंटी टाउन, जो वहां की जो कुटिया हैं टाउन में, वहां, एंड इन द डार्क हटमेंट्स, वहां की जो झोपड़े हैं, वहां उनको लेकर के फेरी लगाता है उनको बेचने के लिए। ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ, तो ये नजारे की बात हो रही थी, तो आपको वहां पे क्या नजारा मिलेगा कि चूड़ियां आंगन में ढेर के रूप में पड़ी हुई है। वहीं जो वहां पे जो गाड़ियां हैं 4 व्हील्ड वाली, उसके ऊपर भी आपको दिख जाएगा नजारा कि एक आदमी उसे ठेलते हुए, वहां की जो फिरोजाबाद की जो हटमेंट्स हैं, जो शांति है, वहां पे वो घुमा रहा है उनको बेचने के लिए। प्लस एक और नजारा आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प जहां पे जो फ्लेम्स है, जो उसकी जो फ्लिकर कर रही है, उसके आसपास कौन बैठे हुए हैं? बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हुए हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने फादर और मदर्स के साथ। और वो कर क्या रहे हैं? वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल, वो वेल्ड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं उन ग्लासेस को चूड़ी बनाने के लिए, यानी वो अपनी माता पिता के काम में हाथ बटा रहे हैं। ये पूरा नजारा वहां पे आपको दिखाई देगा। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और उनकी आंखें अब अंधेरे में काम करने के लिए ज्यादा हैबिचुअल हो चुकी हैं दैन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की लाइट में काम करने के बजाय, क्योंकि अब मैक्सिमम ऑफ टाइम वो वहीं पे रहती हैं। दैट इज वाई, इसी वजह से दे ऑफन एंडेड अप लूजिंग देयर आई साइट, और इसी की वजह से अधिकतर कई बार उनकी आंख की रोशनी भी चली जाती है। बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो एडल्ट हो, एडल्ट होने से पहले उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। अब अनीश जंग वहां पे एक बच्ची को देखती है जिसका नाम था सविता। अब जब उन्होंने सविता को देखा तो क्या देखा उन्होंने? या यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, जो पिंक ड्रेस में है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत के बगल में एक सविता नाम की लड़की बैठी हुई थी। जब उससे उन्होंने बात किया तो क्या एक्सपीरियंस था वही यहाँ पे अनीशजन शेयर कर रही है। वो बताती है वो जो बच्ची सविता है, सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, वो जो ग्लास के जो पीसेस उनको जोड़ने का काम कर रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और वो अपने काम में इतना ज्यादा परफेक्ट हो गई थी कि उसके हाथ एक मशीन की तरीके चल रहे थे, लाइक द टॉन्ग्स ऑफ मशीन, जैसे किसी मशीन में जो टॉन्ग्स काम करते हैं वैसे उसके हाथ काम कर रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा परफेक्ट हो चुकी थी इस काम में। और आगे अनीशम कहती आई वंडर, मैं काफी सरप्राइज भी थी कि इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक, जिस
बैंगल को, चूड़ी को बनाने की में वो मदद कर रही है, क्या उसको उसकी पवित्रता के बारे में पता भी है कि नहीं, कि चूड़ियां कितनी पवित्र मानी जाती है? क्योंकि इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन शुभ भाग, क्योंकि चूड़ियां किसी इंडियन वुमन, भारतीय औरत के लिए सुहाग के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही ऑस्पिशियसनेस का सिंबल होता है इन मैरिज, शादियों में। अब वो कहती है कि अनिशन, इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, और एक दिन ये स्थिति, ये टाइम उसके ऊपर भी आ पड़ेगा, यानी जब उसकी शादी होगी। व्हेन हर हेड्स इज ड्रेप्ड विद रेड वेल, जब उसके चेहरे को भी ढक दिया जाएगा एक रेड कलर के घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, उसके हाथों में मेहंदी लग जाएगी। एंड रेड बैंगल्स, उसके हाथ में चूड़ियां आ जाएंगी। रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, जो घूम रही होंगी उसके कलाइयों में। तब उसे पता चलेगा कि वास्तव में इन चूड़ियों की क्या इंपॉर्टेंस है, ये कितने पवित्र होते हैं, और उसे तभी बात पता चलेगी जब वो एक ब्राइड, एक दुल्हन बन जाएगी। ये सारी बातें वो सोच रही हैं अनिशन सविता के बारे में। और किस प्रकार से उसके ऊपर आएंगे? लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, वो लड़की सविता भी उसी प्रकार दुल्हन बन जाएगी जिस प्रकार वो बूढ़ी औरत जो उसके बगल में बैठी है, वो भी कई सालों पहले जब दुल्हन बनी थी, उसी के तरीके सविता भी एक दिन दुल्हन बन जाएगी। तब उसे चूड़ियों की पवित्रता के बारे में, सैंक्टिटी के बारे में पता चलेगा। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस बूढ़ी औरत की कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट्स इन हर आईज, लेकिन उनकी आंखों में कोई भी चमक नहीं दिखाई दे रही है। और अब आगे अनिशन कहती है, जब मैं उस बूढ़ी औरत से बात कर रही थी तो बूढ़ी औरत ने क्या रिस्पॉन्स दिया? अपनी भाषा में बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि कहने का उसका मतलब था कि इतना सा ज्यादा हार्डवर्क करने के बावजूद भी वो लोग किसी भी एक टाइम फुलफिल, यानी कि अपने पेट को फुलफिल नहीं कर पाते, भरपेट खाना नहीं खा पाती। शी सेज, वो कहती है, इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें जॉय की कमी थी, ऐसे शब्दों के साथ अपनी इस बात को कहती है। शी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, वो बताती कि अपनी पूरी लाइफ में आज तक मैंने कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, और बस यही है जो उसने अपने पूरे जीवन में कमाया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद फ्लावरिंग बियर्ड सेज, और उस बूढ़ी औरत का पति जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, वो बगल में वो क्या कहता है? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैंने अपने लाइफ में बैंगल्स के सिवा कुछ भी नहीं जाना है। ऑल आई हैव डन इज मेकिंग अ हाउस, बस मैंने अपने जीवन में एक ही काम किया कि मैंने घर बनाया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, जिससे मेरा परिवार यहाँ पे रह सके। बट देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एटलीस्ट यहाँ पर अनिशन को कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कम से कम ये कह पा रहा है कि कम से कम मैंने अपने लिए घर तो बनाया। अब वही आगे वो बात शेयर भी कर रही है कि हियरिंग हिम, जब मैंने उसकी इस बात को सुना कि वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड, मुझे ऐसा लगा कि उसने कोई बहुत ही बड़ा कारनामा है जो उसने कर दिया, अचीव कर लिया। व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, जो कारनामा करने में बहुत से लोग फेल हो गए। वो कारनामा कौन सा था? कि एटलीस्ट उसने अपने बच्चों के लिए घर बनाया। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कि एटलीस्ट उसके सिर के ऊपर एक छत तो है, उसने इतना तो बड़ा काम किया। एंड द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, और हर घर में जो ये शोर है ना, क्राई, लोग रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कुछ और करने का इसके सिवाय। कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या वहां पर मतलब यही सब लोग विलाप करते, हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम कुछ और सोच सके, कुछ और कर सके। कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, हम अपने बैंगल मेकिंग के बिजनेस को और अच्छे से आगे बढ़ा सके। एंड नॉट इवन इनफ टू, और तो और वहां पे लोग किस लिए रोते हैं कि हमारे पास तो पर्याप्त खाने के लिए ही पैसे नहीं है, तो हम बिजनेस आगे कैसे करें। रिंग्स इन एवरी होम, ये सारे विलाप हर घर में। ये आपको याद करना पड़े किस किस प्रकार की प्रॉब्लम है लोगों की। पहली प्रॉब्लम, लोग ये बताते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम कुछ और कर सके, इस बात का विलाप करते हैं। इस बात के लिए रोते हैं कि हमारे पास बैंगल्स, इतने पैसे नहीं है कि हम बैंगल मेकिंग को और अच्छे लेवल पे ले जाकर के कर सके। या फिर बैंगल और बिजनेस की तो बात ही छोड़िए, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि हम भरपेट भोजन भी कर सके। ये सारी बातें, ये सारी आवाज, चीख, रोना धोना आपको वहां के हर एक घरों में सुनाई देगा, यानी कि वो पॉवर्टी से, गरीबी से घिरे हुए हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स,
जो यंग मैन, जो अब नई पीढ़ी जो आ रही है, वो इनको मतलब जब देखो चिल्लाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं अपने एल्डर्स के बारे में कि एल्डर्स ने हमारे कुछ नहीं किया, एल्डर्स ने हमको क्या दिया क्या नहीं दिया, वो इसी बात का विलाप करते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, खैर कुछ लोग समय के साथ कुछ बदल गए हैं, इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में कुछ तो बदलाव आया है। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। एंड ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग 12, आगे एक घटना और वो बताती है कि ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग 12, इसका मतलब क्या होता है कि सालों तक, माइंड नंबरिंग मतलब दिमाग को शून्य कर देने वाला, 12 मतलब कठिन परिश्रम, यानी कि इतने सालों से ये जो लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इसने इनके दिमाग को बिल्कुल नंब कर दिया है, शून्य कर दिया है। किल्ड ऑल इनिशिएटिव, कि कुछ और भी वो सोच सके, उनके उस विचार को ही मार दिया है, वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं मैगल मेकिंग के आगे। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, साथ ही साथ इनके अंदर वो एबिलिटी भी खत्म हो चुकी है कि वो किसी भी चीज का सपना भी नहीं देखते हैं कि कुछ हमें अलग करना है। लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा, वो था मुकेश, और यही बात नरेटर को बहुत अच्छी लगती है। आगे वो यहाँ पे क्या बता रही है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज, अब वहां के लोगों को अनिजन एडवाइस कर दी, जब वो वहां पहुंची, बातचीत किया लोगों से, तो वहां के लोगों को उन्होंने एडवाइस किया। क्या कहते हैं कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, या आप सब लोग मिल करके अपना खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेती हैं। आई आस्क a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefather। अब वो कहती कि मैंने एक ग्रुप ऑफ मैन, मतलब यंग लोग जो थे, उनका एक ग्रुप था, उनसे मैंने बात किया कि आप लोग अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, यानी आप अपना खुद का ग्रुप बनाइए उन लोगों से जो लोग किसके ग्रुप चंगुल में फंस गए थे, विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, जो बहुत ही, जो मिडिल मैन, जो साहूकार लोग होते हैं, जो उनके जाल में, जिनके फादर और फोर फादर यानी कि पूर्वज जिनके जाल में फंस चुके हैं, उन लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग के फादर, फोर फादर, ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये आपसे चूड़ियां ले जाते हैं, मार्केट में ले जाकर, शहरों में ले जाकर के ये अच्छे खासे दामों में बेचते हैं, तो आप लोग अपना खुद का व्यवसाय क्यों, खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं। मैंने एक यंग मैन से पूछा। अब उनका आंसर क्या होता है, कहते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अच्छा ठीक है आपकी बात तो सही है, अगर हम मान लीजिए ऑर्गेनाइज भी हो जाए, हम एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था बना भी, लेकिन पता है क्या होगा फिर, वी आर द वन हु विल बी हॉल्टेड बाय ऑफ द पुलिस, तब हमको पुलिस क्या करेगी, होल्ड करना स्टार्ट कर, होल्ड करेगी, हमें परेशान करेगी, हमें कई सारे मामलों में घसीटेगी, बीटेन अप, हमें पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल, हमें जेल में डाल देगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के जुर्म में। यानी कि कहने का मतलब ये था कि अगर ये लोग कुछ नया, कुछ बड़ा करने की सोचते भी हैं, तो जो वहां के जो मिडिल मैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो उन्हें ये व्यवसाय करने भी नहीं देते हैं। वहां की पुलिस या और भी जो भी लोग हैं, वो लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं, और जिसके डर से वो लोग आगे कुछ सोचते भी नहीं। वो लोग बताते हैं, दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, कि हमारा कोई भी लीडर नहीं है, नो वन वुड कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई हमारी मदद करता ही नहीं है कि चीजों को हम नए तरीके से देखें, समझें, या फिर कोई हमें गाइड करे, कोई हमें एडवाइस करे, ऐसा कोई हमारे बीच में है ही नहीं। वो कहते हैं कि देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, कि हमारे पिताजी भी उतनी ही ज्यादा थक चुके हैं जितना ज्यादा हम लोग थक चुके हैं। यानी कोई इस काम को करना नहीं चाहते हैं क्योंकि बेनिफिट्स कोई है नहीं, हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, बट हम मजबूर हैं क्योंकि हम कुछ करना भी चाहें, कुछ नया करना भी चाहें। तो यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, वो हमें किसी न किसी मीडियम में परेशान करेंगे। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल that moves from poverty to apathy and greed to injustice। वो सभी लोग, वहां के जितने भी यंग पीपल, जितने भी लोग हैं, एंडलेसली इन स्पाइरल, स्पाइरल एक ऐसे सिस्टम में बात करें जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो केवल 2-4 पॉइंट से बस उसी बात पे आ करके बार बार घूम रहे। वो कौन कौन सी पॉइंट्स है, वो हमेशा बात करते हैं पॉवर्टी टू अपैथी, कि हम गरीब हैं, हम उदासीन हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हम करेंगे तो ऐसा होगा, हम करेंगे तो वैसा होगा। तो इसको बोलते हैं अपैथी, यानी कि बस बातें करते हैं, कुछ गट्स, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कोई भी विलिंग पावर नहीं दिखाते। या फिर वो बात करते हैं ग्रीड से इनजस्टिस तक, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये वो ऐसा वैसा, इन सारी बातों के बीच बस वो घूम रहे हैं, बट इसके सिवाय कुछ नया वो करने की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं फिरोजाबाद की जो अपकमिंग जनरेशन है। अब वो कहते लिसन टू देम। अब जब मैंने उन लोगों की ये बातें सुनी कि वो लोग उसी काम में उलझे, उसी बातों में उलझे हुए हैं, आई सी टू
डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। तब मैंने वहां से दो अलग अलग विभिन्न विभिन्न मैंने संसार को देखा। वन ऑफ द फैमिली, एक उस परिवार को, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की जाल में फंस चुकी है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिसके ऊपर कास्ट का स्टिग्मा, बीमारी, ठप्पा लगा दिया गया है, उससे वो ग्रसित है। इन विच दे आर बॉर्न, जिनमें उनका जन्म हुआ है। द अदर, और दूसरे कौन से लोग हैं? द विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, जो बहुत ही खतरनाक सर्किल साहूकार की बनी हुई है, मिडिल मैन की बनी हुई है, पुलिस मैन की बनी हुई है, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून का संरक्षण करते हैं वो लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, इन सब की एक अलग दुनिया है। ये वो दुनिया है जो इन गरीब लोगों को जाल में फंसाई हुई है और किसी भी तरह से इनको वहां से निकलने नहीं देना चाहती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन, और सब लोगों ने इतना ज्यादा जो है भार रख दिया उस बच्चे के ऊपर जिससे कि वो आगे बढ़ ही ना पाए। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, ही एक्सेप्ट इट नेचुरली, वो अपने इस काम को प्राकृतिक रूप से एक्सेप्ट कर ले एज हिज फादर, जैसा कि उसके फादर ने एक्सेप्ट किया था कि हमारा परिवार, हम सब लोग बैंगल मेकिंग के लिए ही बने हैं क्योंकि हमारा जन्म इसी फैमिली में हुआ है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, और कुछ नया करने का मतलब यह था कि डेयर करना, हिम्मत जताना। और यही तो दिक्कत थी कि उन्हें कभी हिम्मत करना सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि आगे अनीश अंक बता दी भी है कि डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनका पालन पोषण ऐसा हुआ है कि डेयर करना, हिम्मत दिखाना तो उनके नेचर में ही नहीं होता है। इसी वजह से आज तक वो ग्रो नहीं कर पाए। अब अनीश अंक कहती, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, और वो कहती जब मैंने ये फ्लैश, जो डेयर, मैंने देखा कि मुकेश एक डेयर दिखा रहा है, जब मैंने ये चमक उसकी आंखों में देखी, भले वो मायूस जैसा था, बहुत कठिन लग रहा था, बट कम से कम मैंने मुकेश की आंखों में, मुकेश की बातों में मैंने वो देखा कि वो चैलेंज करना चाहता था, वो कुछ हट के काम करना चाह रहा है, वो बैंगल मेकिंग नहीं करना चाह रहा है। तो मैं बहुत खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जब उसने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, ही रिपीट्स, वो अपनी बातों को रिपीट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है वो बहुत ही डिटरमाइंड है अपने ड्रीम को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम उसने कुछ नया करने के बारे में सोचा तो सही। सबसे बड़ी बात यही है अनीश जंग का कहना। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वो कहता है कि वो गैराज जाएगा और वहां पे सीखेगा। बट फिर मैंने कहा द गैराज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तब क्या करोगे? तब उसने बोला आई विल वॉक, कोई बात नहीं, मैं टहल चलते हुए जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो इस बात पे जोर देता है। फिर मैंने पूछा डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? नहीं कि मैं देखना चाहती कहीं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा है जो उसके लिमिट से भी बाहर है। तो उसने कहा ही सडनली साइलेंट, वो तुरंत चुप हो जाता है, कहता नो नहीं। ही सेज, वो कहता है स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड नीचे की ओर देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, बहुत धीरे से बोलता है, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, उसके बोलने के तरीके में एक एम्बैरेसमेंट भी दिख रहा था, दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। खैर उसकी बातें अभी भी रिग्रेट, पछतावे में तब्दील नहीं हुई थी, यानी उसका जो दृढ़ प्रतिज्ञ था जिस चीज के लिए, वो उसके दिमाग में था। वो कहता ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कि मैं कार्स के बारे में ड्रीम देख कर कि मैं संतुष्ट हूं। दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, क्योंकि मैं अक्सर अपने टाउन में इन चीजों को देखता हूं। एंड फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में तो बहुत कम ही एरोप्लेन्स उड़ती हैं, इसलिए मैं केवल और केवल अभी अपने एक ही चीज पे फोकस करना चाहता हूं, एंड दैट इज कार, मैं उसी पे फोकस रहना चाहता हूं। एंड इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन डन। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मेरी कोशिश ये थी कि एक ही वीडियो में क्यों ना कंप्लीट स्टोरी को फिनिश किया जाए, जिससे कि कंप्लीट मैसेज आपको मिल पाए। वेल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो अपने कंफ्यूजन को, प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि एक अगला वीडियो बना करके आप कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा डीप वाटर के बारे में। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपना रिव्यू भी दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर friends as well. Thank you so much, students. See you soon with the next video.